हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो इस बार चेंज है। एनसीईआरटी सिलेबस आपकी चलेगा। एनसीईआरटी बुक हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगी हिंदी मीडियम के लिए। बुक्स यदि पहले की है किसी के पास, पहले सिलेबस था, तो वो बुक्स आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्टूडेंट्स, 22 अप्रैल को एक क्लास आपकी मैं ले चुका था, जिसमें मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं तक कुछ पढ़ाया। आज मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। अब से क्लास कंटिन्यू होगी, चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है, और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा। तो मैं थोड़ा सा 9th क्लास की टॉपिक पे चल रहा हूँ। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण व संगठन नहीं बदलता है। प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो देखो, भौतिक परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन भौतिक व रासायनिक दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक गुण जैसे रंग, रूप, अवस्था, आकार, आयतन आदि बदल जाते हैं। तो भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण व संगठन नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाते हैं,
जैसे रंग, रूप, अवस्था, आकार, आयतन, घनत्व आदि बदल जाएंगे, लेकिन रासायनिक गुण व संगठन नहीं बदलता है। परिवर्तन का कारण होने पर मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलता है और क्या बनता है? जल। बर्फ का रासायनिक सूत्र H2, जल का भी क्या है? H2। बर्फ ठोस अवस्था में और जल द्रव अवस्था में। ठोस इंग्लिश में होता है सॉलिड, ठोस अवस्था को S से प्रदर्शित करते हैं, द्रव अवस्था को L से, गैसीय अवस्था को G से, और जलीय विलयन यदि किसी पदार्थ का है तो इसे एक से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ अवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है। ऊष्मा की क्या बदली? अवस्था, अवस्था बदल रही है। ठोस से ये द्रव में बदल रहा, इसमें बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो यहाँ पदार्थ का कौन सा गुण बदला? अवस्था। कौन सा गुण बदल रहा है? अवस्था। लेकिन रासायनिक संगठन इनका नहीं बदल रहा है। बर्फ में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है और जल में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इसका रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा है। इसका रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा है। रासायनिक संगठन यहाँ नहीं बदल रहा। यही मैंने आपसे कहा है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक गुण, रंग, रूप, अवस्था, आकार, आयतन बदलते हैं। तो देखो यहाँ बर्फ से जल बना, अवस्था बदली यानी भौतिक गुण बदल गया, लेकिन रासायनिक गुण का संगठन नहीं बदलता है। तो इसका रासायनिक संगठन क्या है? बर्फ में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है और जल में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसका रासायनिक संगठन नहीं बदला। परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसे कम ताप पर रखेंगे तो ये वापस किसमें बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। ऑन कूलिंग यानी ठंडा करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे तो जल से वापस क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाता है, यानी कि प्रारंभिक पदार्थ में वापस प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? यहाँ ये भौतिक परिवर्तन। अन्य उदाहरण लोहे का चुंबक बनना, शक्कर का जल में घुलना, जल का जमना, ये सभी कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब देखो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या है? नंबर 1, इसे पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुण का संगठन नहीं बदलते। नंबर 2, इनमें मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। नंबर 3, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है बर्फ से जल बना, अग्र अभिक्रिया, जल से वापस बर्फ बना, प्रतीप अभिक्रिया हुई। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्र व प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर कैसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दर्शाते हैं? नेक्स्ट नंबर 4 है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। क्लियर? एनी डाउट भौतिक परिवर्तन में किसी को? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। तो देखो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को भौतिक व रासायनिक दोनों ही गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण भी बदलते हैं और रासायनिक गुण भी बदलते हैं और मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न एक नया पदार्थ बनता है। अर्थात परिवर्तन का कारण हटाने पर यहाँ मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। वो परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, आपका चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों ही गुण बदल जाते हैं, मूल पदार्थ से पूर्णतया भिन्न एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
अब देखो उदाहरण लेते जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं हैं वो सभी क्या होंगी, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती हैं। इसको दर्शाती हैं, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती हैं। जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले में काला पदार्थ कार्बन जलता है, तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है तो वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है, तो वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ बन जाती है। तो देखो दहन किसी का भी हो, कोयले को जलाएं या कोई अन्य ईंधन हो जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, तो ये सभी का दहन क्या होगा, ये जो है रासायनिक परिवर्तन को दर्शाएगा। अब देखो यहाँ कोयला जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन हुआ, इसको जलाया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी। अब इस CO2 से मूल पदार्थ कोयला वापस नहीं बन सकता, तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ तो दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं वो सभी क्या दर्शाएंगी, रासायनिक परिवर्तन को। ऐसे देखो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बनता है लेकिन दही से उन्हें दूध नहीं बनता है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, आपके रासायनिक परिवर्तन है। भोजन को पकाना, भोजन को पकाना, भोजन का पाचन, श्वसन, अंगूर का किण्वन, ये सभी कैसी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। क्लियर है क्या? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मीना चौधरी ने क्वेश्चन किया, मिल्क से दही बना, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ तो मिल्क से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनता है, दही से वापस दूध नहीं बनता, दोनों के गुण भिन्न है। तो ये कैसा रासायनिक परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना भी कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो रासायनिक परिवर्तन के गुण। नंबर 1, इस प्रकार के परिवर्तन में भौतिक व रासायनिक दोनों ही गुण बदल जाते। नंबर 2, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता। नंबर 3, ये अनुक्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं, जैसे देखो यहाँ कोयले का दहन हुआ, कोयला जला, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोयला नहीं बना, यानी अगर दिशा में अभिक्रिया चली, एक ही दिशा में चली पूरी हो गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अगर दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती। तो कैसी अभिक्रियाएं दर्शाएंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दर्शाते। नेक्स्ट है, इस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता, मूल पदार्थ से भिन्न एक नया पदार्थ बनता, तो ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जहां होंगे वहां रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, इनसे अपन अब आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया पदार्थों परिवर्तन 2 प्रकार के, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। ठीक है? अब देखो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, यदि आपके समझ में आ गए हैं, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? आंसर दें, टाइप कर दें, मैसेज बॉक्स में डालें आंसर चैट पे। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? कोई बात नहीं आ रहा है तो मैं आंसर बता रहा हूं। देखो मोमबत्ती के जलने में 2 प्रक्रियाएं होती है। पहला, आप देखोगे मोमबत्ती जब जलती है तो कुछ तो मोम पिघल कर नीचे की ओर आ जाता है और कुछ मोम जलता है और जिससे
जो है प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो देखो यहाँ दो स्टेप हो रही है। पहले में क्या हो रहा है, मोम पिघल रहा है जो नीचे आ रहा है, ये भौतिक परिवर्तन। दूसरे मोम क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मोम क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं। तो देखो यहाँ दो प्रोसेस में मैंने कहा मोम पिघल रहा है, वो तो है भौतिक परिवर्तन। मोम यानी कि हाइड्रोकार्बन ये जलकर CO2 बना रहा है, जलवाष्प बना रहा है, तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, श्वसन किस प्रकार का, मानव में श्वसन किस प्रकार का परिवर्तन है? यदि आपको आंसर आता है तो मैसेज करें, इसका मैसेज बॉक्स में डालें आंसर। नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। श्वसन जो है वो भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ होती है। क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ होती है। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। स्टूडेंट्स, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन आपकी कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बताएं, अदरवाइज ओके टाइप करके चैट बॉक्स में डालें। ओके टाइप करें यदि कोई डाउट नहीं है तो, और यदि डाउट है तो बोलें। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट है आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है इसमें आपके सिलेबस में। देखो मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं होगी, मैंने चैप्टर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया था डाउनलोड करके। तो जैसे मैं क्लास को उसको आगे कंटिन्यू आप पहले से रीड कर, ठीक है? तो एक्टिविटी दे रखी है उसमें क्रियाकलाप 1.1 एक मैग्नीशियम रिपल लिया है। मैग्नीशियम रिपल, मैग्नीशियम रिपल, मैग्नीशियम का सिंबल जो है, प्रतीक जो है वो क्या है, Mg। Mg का पूरा नाम क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है? अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी कोई सब्सटेंस यानी पदार्थ जो एक तत्व जलता है तो वो क्या होता है, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करता, उसकी प्रेजेंस में बर्न होता। तो यहाँ मैग्नीशियम वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जब इसे जलाएंगे तो ऑक्सीजन से इसकी क्रिया होगी, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है वो चकाचौंध करने वाली एक ज्वाला के साथ जलता है। कैसी ज्वाला के साथ जलता है, सफेद ज्वाला के साथ जलता है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनता है। कैसा पाउडर बनता है, सफेद पाउडर, ठीक है? यानी कि चूर्ण बनता है एक तरह से। मैग्नीशियम रिबन जो है वो चकाचौंध करने वाली श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनाता है, श्वेत पाउडर बनाता है। क्लियर? कैसा पाउडर बना, सफेद। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ सफेद पाउडर यहाँ बन रहा है। मैग्नीशियम वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बन रहा है। क्लियर है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा बना, श्वेत चूर्ण के रूप में बनता। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब है एरो साइन की इस तरफ अभिकारक है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की, और इस तरफ जो है दाईं तरफ आरएचएस में वो उत्पाद है। वो क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। किसी भी यौगिक या तत्व के मूल सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है,
संतुलित करने के लिए जो कुछ भी करना है वो आगे की तरफ यहाँ गुना में संख्या देकर करना होगा। तो देखो यहाँ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और इधर एक कॉम्प्लेक्स दो परमाणु। मैग्नीशियम के भी दो परमाणु हैं, मैग्नीशियम के भी दो परमाणु। तो देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ दो मैग्नीशियम के परमाणु हैं, दो ऑक्सीजन के, और एरो साइन से दाएं तरफ यानी उत्पाद में भी दो मैग्नीशियम के परमाणु हैं, दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो अब ये समीकरण क्या है? संतुलित है। समीकरण क्या है? अब ये संतुलित है। क्लियर है? अब समीकरण क्या है? ये संतुलित। तो देखो क्या यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, इसका दहन कराया जाता है, उससे पहले जो है मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों करते हैं? तो देखो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो है इसका बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पर जो है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। भाई मैग्नीशियम जो है नम वायु में रखा रहता है और ये नम वायु से क्या करती है, इसमें क्या बन जाती है? मैग्नीशियम बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है, जो इस दहन अभिक्रिया की गति को मंद कर देती है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे क्या किया जाता है? रेगमाल से रगड़कर इस परत को हटाया जाता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटाकर जलाया जाता है ताकि रासायनिक प्रतिक्रिया आसानी से हो सके। तो क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है नम वायु की उपस्थिति में उस पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। रेगमाल से रगड़कर इस परत को हटाया जाता है ताकि अभिक्रिया आसानी से हो सके। क्योंकि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत रहेगी तो अभिक्रिया की गति मंद हो जाती है। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स एक्टिविटी दे रखी है क्रियाकलाप 1.2। तो देखो यहाँ जो क्रियाकलाप दिए गए हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए दिए गए हैं, इनकी विशेषताओं को दर्शाने के लिए दिए गए हैं। इन क्रियाकलापों की जो निष्कर्ष होंगे उनके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए जो लक्षण प्रदर्शित करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ क्रियाकलाप 1.1 में हमने किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत किरण यहाँ बना। अब देखो क्रियाकलाप 1.2 में कहा है एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं? लेड। ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें क्या डाल दिया? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल के एक अन्य टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें जो है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड। अब हम क्या करते हैं? इस पोटेशियम आयोडाइड को जो है इस लेड नाइट्रेट वाले टेस्ट में मिला देते हैं। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को इसमें लेड नाइट्रेट में मिक्स कर दिया तो क्या बनता है? तो यहाँ लेड आयोडाइड
डाई और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो देखो लेड आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, PbNO3 ठीक है। ये क्यों है, जलीय विलयन के रूप में ये। दूसरा हमने यहाँ किया पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या है, दोनों के बीच अभिक्रिया हुई और क्या बना यहाँ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। अवक्षेप, अब देखो यहाँ प्रश्न उठता है अवक्षेप किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना अविलेय ठोस पदार्थ जो है अवक्षेप कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना अविलेय ठोस पदार्थ क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। यानी कि सॉलिड नहीं होता है। क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ये कैसा होता है, सॉलिड। तो देखो यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। समीकरण संतुलित होना चाहिए। मैंने बताया कि जिनके बाईं तरफ अभिकारक है और दाईं तरफ उत्पाद है, ठीक है। इधर एक है, इधर भी एक परमाणु है। नाइट्रेट आयन इधर दो है, इधर एक है, तो इसको दो कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पोटेशियम एक है, इधर दो, तो इसको दो कर देते हैं। आयोडाइड यहाँ पर दो के, इधर भी दो। अब ये समीकरण संतुलित है, यानी कि तीर के इस तरफ जो भी अभिकारक हैं वो और दाईं तरफ जो कि उत्पाद हैं उनमें परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान। क्या हो गई, समान। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो देखो यहाँ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ने अभिक्रिया की और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप यहाँ बना। लेड आयोडाइड का क्या बना, पीला अवक्षेप यहाँ पर बना। तो यहाँ क्या बना, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप यहाँ पर बनता है। क्या बनता है, पीला अवक्षेप। तो देखो यार दो परिवर्तन हुए, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रंगीन है और ये कैसा बन गया, पीला, यानी रंग में परिवर्तन हो गया। अभिकारक जो थे वो यहाँ रंगीन थे, उत्पाद जो बना हो गया अपना पीले रंग का बन गया, यानी कि रंग में परिवर्तन हुआ। ये जलीय विलयन यानी कि द्रव अवस्था ही एक तरह से, क्या है ये, द्रव अवस्था ही है। तो यहाँ क्या ठोस अवस्था में प्राप्त हुई, यानी पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण भी हुआ है। तो यहाँ इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण भी हुआ, यानी कि अभिक्रिया ने तीन विशेषताएं प्रदर्शित की। कौन कौन सी, नंबर एक रंग में परिवर्तन, नंबर दो अवस्था में परिवर्तन, नंबर तीन अवक्षेप का बनना। तो यहाँ तीन विशेषताएं इस अभिक्रिया में। क्लियर। नेक्स्ट क्रिया क्या करनी है, क्या देखा भाई, रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न हुई तो उसने तीन विशेषताएं, तीन लक्षण प्रदर्शित किए। नंबर एक रंग में परिवर्तन, नंबर दो अवस्था में परिवर्तन, नंबर तीन अवक्षेप का बनना। अब नेक्स्ट क्रिया क्या आप ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अभिक्रिया लिखने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट ले लें, लेने के साथ ही ओके कर दें। ले लिया है भी।
ओके, ठीक है। अब देखो क्रियाकलाप 1.3। क्रियाकलाप 1.3। तो देखो 1.3 में क्या है, फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं, फिर उसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसमें बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलबुले बनने का अर्थ है कि कोई गैस उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न गैस की जांच करने के लिए हम उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। तो मोमबत्ती जो है वो फटफट की ध्वनि अर्थात पॉप साउंड के साथ जलती है, धमाकेदार आवाज के साथ जलती है, विस्फोटक आवाज के साथ जलती है, इसे कह सकते हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ जिंक लिया और जिंक की अभिक्रिया किससे करवाई, जिंक सॉलिड है, इसमें कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिक्स किया, दोनों ने अभिक्रिया की, फ्लास्क में बुलबुले बने। बुलबुले बनने का अर्थ है कोई गैस उत्पन्न हुई और उत्पन्न गैस की जांच की तो वह हाइड्रोजन गैस पाई गई। जांच करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो मोमबत्ती किसके साथ जलती है, धमाकेदार आवाज, विस्फोटक आवाज या कह सकते हैं फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। क्लियर है? तो देखो यहाँ क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बल्कि गैस है, ये क्यू है, ये मिलियन है। तो देखो फ्रेंड्स इस अभिक्रिया के होने पे भी कुछ विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। शंक्वाकार फ्लास्क लेकर उसमें जिंक के दाने डाले हैं, फिर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, हाइड्रोजन गैस का बनी, हम इस चार्ट को स्पर्श करते हैं तो वो गर्म महसूस होता। जैसे मान लो इस चार्ट में अभिक्रिया की हमने शंक्वाकार फ्लास्क था, ये जेड है और इसके में क्या डाल दिया, ये H2SO4 डाइल्यूट यानी कि तनु, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। फिर हमने इसको स्पर्श किया तो इस प्रकार फ्लास्क कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। कांच का बना है पात्र, ये फिर गर्म महसूस होता है, यानी कि ताप में परिवर्तन हो गया और दूसरा यहाँ गैस का निष्कासन हो रहा। तो इस अभिक्रिया ने दो विशेषताएं प्रदर्शित की, नंबर 1 गैस का निकलना, नंबर 2 ताप में परिवर्तन। स्टूडेंट्स आज की क्लास का टाइम पूरा हो चुका है, 56 सेकंड, आपकी 2 मिनट 56 सेकंड, ठीक है, थोड़ी और है। तो यहाँ पर देखो दो विशेषताएं प्रदर्शित की, गैस का निकलना और दूसरा ताप में परिवर्तन। क्लियर है? तो देखो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कुछ विशेषताएं प्रदर्शित करती है। कौन कौन सी विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं? तो देखो नंबर 1 रंग में परिवर्तन, नंबर 2 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 3 अवक्षेप का बढ़ना, नंबर 4 गैस का निकलना, नंबर 5 ताप में परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इन पांचों में से एक ना एक विशेषता, एक कम से कम एक या एक से अधिक विशेषताएं वो प्रदर्शित करेंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो निम्न विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 अवक्षेप का बनना, नंबर 4 गैस का निकलना और नंबर 5 ताप में परिवर्तन। तो देखो क्रियाकलाप 1.2 और 1.3 के आधार पर हमने ये बात कही है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कुछ न कुछ विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं प्रदर्शित करती है? इन 5 में से कम एक या एक से अधिक। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण, यानी कि
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के, इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इन सब के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए जो चैप्टर मैंने सेंड कर रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने तक इसे पढ़ लें, एक बार रीड कर लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यदि आपको जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज बॉक्स में डालें, और यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो उसे ओके कर दें। मैसेज बॉक्स में मैसेज करें, यदि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिखें, अदरवाइज ओके कर दें ताकि मैं समझ सकूं भाई आपके क्लियर है टॉपिक। सानिया ने कर दिया, रोहित, राहुल सैनी, विराज, मनीषा, ज्योति, अनिल, ओके बेटा। चलो क्लियर है, तो इसको तैयार करें और इससे संबंधित जो नोट्स होंगे